नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे छोटी बचत और बड़ी राजनीति की। हम बात करेंगे 80% जनता की जो अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ पैसे बचाकर भविष्य के सपने देखती है, अपने पेट को काटकर भविष्य के लिए कुछ पैसे जमा करती है ताकि मुसीबत में वो पैसा काम आ सके। सरकार की कई योजनाएं हैं जिसके तहत छोटी बचत पर रेगुलर बैंक ब्याज से ज्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन सरकार की नजर अब इन बचत पर है और ब्याज दर घटाने में तुली हुई है। लेकिन पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद इस बार वित्त मंत्री ने छोटी बचत पर ब्याज दरों में कटौती के फैसले को वापस ले लिया। सरकार ने ब्याज दरों का कटौती का नोटिफिकेशन वापस लिया। कई बचत योजनाएं हैं जिसमें सरकार ने ब्याज दर घटाने का फैसला लिया था, लेकिन अब नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब सवाल है कि बिना कोई सलाह लिए कैसे कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाता है? क्या सच में गलती से नोटिफिकेशन जारी हुआ या लोगों के गुस्से से बचने के लिए? क्या चुनाव को देखते हुए ये फैसला वापस लेना पड़ा? क्या वित्त मंत्री पीएमओ के दबाव में अभी फैसला टाल चुकी हैं? क्या सरकार ये प्लान आगे लागू करेगी? क्या वित्त मंत्रालय गलती से नोटिफिकेशन जारी कर चुका था या दबाव में गलती होने की बात कहनी पड़ी? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की जनता कोरोना की कहर से कराह रही है। उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की फौज सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में सरकार के एक गलत फैसले जनता को काफी पीछे धकेल सकती हैं। रोजी रोटी कमाकर जीवन यापन करने वाले लोग अपनी छोटी छोटी बचत से अपना भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं। अपनों और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ जमा पूंजी बैंक में डालते हैं ताकि मुसीबत के वक्त वो काम आ सके। लेकिन सरकार की नजर अब छोटी बचत पर भी है। वित्त मंत्री ने छोटी बचत पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया था, लेकिन पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद चंद घंटों में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फैसला वापस लेना पड़ा। ब्याज दरों में बदलाव के नोटिफिकेशन को वापस लेने का निर्देश पीएमओ से बिल्कुल सुबह सुबह आया। इसके 1 घंटे के भीतर ही पीएमओ के निर्देश के मुताबिक फैसले को वापस ले लिया गया। ये वाकई एक गंभीर मसला बन गया। सुबह 7:54 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वही रहेंगी जो वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में थी। गलती से जारी हुआ आदेश वापस ले लिया गया है। इतनी आसानी से नहीं होता कटौती का फैसला। वित्त मंत्री भले ही ये कह रही हो कि नोटिफिकेशन गलती से जारी हो गया था, लेकिन सच तो ये है कि ये फैसला काफी सोच समझकर और लंबी प्रक्रिया के बाद लिया जाता है। इस फैसले के लिए कम से कम 1 पखवाड़े तक वरिष्ठ अधिकारियों में विचार विमर्श होता है। इस विमर्श प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के कई विभाग, डाक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी भी शामिल होते हैं। सिफारिशों पर वित्त मंत्री की अंतिम मंजूरी लेने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। बताया जाता है कि इस बार भी इसी तरह से पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ था, लेकिन निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि गलती से नोटिफिकेशन जारी की गई। 80% लोग छोटी बचत में लगाते हैं पैसा। जानकार बताते हैं कि रेट कटौती के फैसले को वापस लेने का ये समय काफी अहम है, क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसका असर वोटिंग पर पड़ सकता है। दरअसल अप्रैल से जून तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती के लिए सरकार की आलोचना की जाने लगी। देश में करीब 80% लोग ऐसी छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाते हैं। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम काफी लोकप्रिय हैं, जहां लोग अपनी गाढ़ी कमाई से हुई बचत को लगाते हैं। ऐसे में सरकार अगर ब्याज में कटौती का फैसला ले लेती तो सरकार को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता। सरकार ने क्या लिया था फैसला? सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाकर 4 से 3.5% करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों में कटौती की गई थी। 5 वर्ष तक की रेकरिंग डिपॉजिट योजना पर ब्याज दर 5.8% से घटाकर 5.3% कर दी गई थी। पीएम मोदी की पसंद सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर को 7.6% से घटाकर 6.9% करने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर ब्याज दर को 7.4% से घटाकर 6.5% करने का ऐलान किया गया था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र पर भी ब्याज दर घटाई गई थी। पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर को भी 7.1% से घटाकर 6.4% सालाना कर दिया गया था।
इन सभी फैसलों को अब वापस ले लिया गया है और 1 तिमाही के बाद फिर समीक्षा की जाएगी। क्या ये फैसला पीएमओ के दबाव में वापस लिया गया? क्या ये फैसला चुनाव के मद्देनजर सरकार ने वापस लिया? क्या इस फैसले को सरकार वापस भी लागू कर सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट। तो छोटी बचत की बड़ी राजनीति को आज समझने की हमारी कोशिश है और मेरी इस कोशिश में शामिल हैं बेहद 2 खास मेहमान। मैं आपको परिचय करा दूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक राजाराम, अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। आप दोनों का बहुत स्वागत। अभिषेक जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। छोटी बचत पे, योजनाओं पे जो फैसला लिया गया और उसके बाद जो हमने यू टर्न देखा, सर ये यू टर्न किस ओर इशारा करता है? ये इस सरकार की फेलियर की तरफ इशारा करता है। ये वित्त मंत्री जी का फेलियर है। अगर वो कह रहे हैं ओवरसाइटनेस से एक ऑर्डर निकल जाता है गवर्नमेंट, तो जिस अधिकारी ने ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला है बिना परमिशन के या भूल चूक से, तो आप उसे सस्पेंड कीजिए। यही वो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने कोरोना में एक्ट ऑफ गॉड, ऐसे ही इन्होंने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जीएसटी मेस। उसके लिए जीएसटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है। जब ऑटो सेक्टर में मंदी आई तो उन्होंने कहा कि जो मिलेनियल्स है वो ओला उबर यूज कर रहे हैं, इसलिए ऑटो सेक्टर में मंदी है। तो ये तो हर लिहाज से अपनी जिम्मेदारी से बचती नजर आती है और कहती है कि साहब जो भी कर रहा है दूसरा आदमी गलत कर रहा है। ऐसा क्या आफत आ गई जो उन्होंने 7:54 पर सुबह ट्वीट करना पड़ गया? क्यों नहीं ये कल ही उसी समय विड्रॉ करते? क्या इन्हें इतने घंटे? और अगर आप ये टोटल आंकड़ा देखें, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इन छोटी चीजों में, तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट बंगाल से आता है स्मॉल सेविंग में, विच इज अराउंड 16%। ये स्मॉल सेविंग में टोटल 16% पैसा सिर्फ वेस्ट बंगाल से आता है। तमिलनाडु से ऑलमोस्ट 5%, 1.6%, केरला से मोर देन अप्रोक्सीमेटली 3%। यानी टोटल मिलाकर जिन 4 राज्यों में इलेक्शन है वहां से इस पूरे स्मॉल सेविंग का 25 से 26% पैसा यहीं से आता है। और अगर ये लागू हो जाता तो डेफिनेटली इनके इलेक्शन पर इम्पैक्ट पड़ता, इसीलिए फेस सेविंग करी गई है। अगर रेट कम होने हैं ये बिल्कुल सही बात है, आगे चलकर धीरे धीरे रेट कम होंगे, इसको कोई नहीं बदल सकता। इसमें सरकार को दोष नहीं देना चाहिए कि रेट कम हो रहे हैं, लेकिन रेट कम होने का दोष नहीं है। दोष इस बात का है कि आप एक कदम उठाते हैं और उसमें आप ये कहते हैं कि साहब ओवरसाइटनेस हो गई। इशू ये नहीं है कि रेट कम करे गए, इशू ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। और अगर आपने चुनाव के लिए करना ही था तो ये कहीं लिखा थोड़ी है कि 3 महीने बाद नहीं लाएंगे, इलेक्शन के बाद नहीं लाएंगे। अभी तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे, 10 रुपए सिलेंडर पे कम हो गए, इतनी भारी बचत हो गई, 10 रुपए सिलेंडर पे बच गए। अब जो बताइए 10 रुपए जो बचे हैं उसकी क्या इन्वेस्टमेंट करी जाए? गोल्ड खरीदे या रियल एस्टेट खरीदे? यही समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे हालात में अपनी जिम्मेदारी से बचना, भागना, दूसरों पर आरोप करना, ये मिनिस्ट्री का काम था। 31 मार्च को कोई सा भी टैक्स पोर्टल नहीं चला, लेकिन डेट नहीं बढ़ाई गई। ये सारी जिम्मेदारियां जब कोर्ट में जाएंगे, केसेस होंगे, कोर्ट से डांट पड़ती है, फटकार मिलती है, फिर ये सारे काम करते हैं। एक तरफ ये डंका बजाते रहते हैं कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, जीएसटी कलेक्शन। अरे भैया उसमें डिटेल तो दे दो, कितना लेट फीस है, कितना इंटरेस्ट है, कितना आईटीसी ब्लॉक करा, वो ये बताते नहीं। ठीक है सर। तो प्रोफेसर अमन अग्रवाल, असल में इस तरह के फैसलों में क्या गलती होने की गुंजाइश होती है? नोटिफिकेशन जारी होके गलती से उसे वापस ले लिया, फिर पहले जारी कर दिया, सर इस तरह की गुंजाइश क्या इतने बड़े मामलों में होती है? देखिए जी, गलती तो नॉर्मली इससे, और जो देखा गया है कि जब भी कोई ऐसे सर्कुलर हैं, मीटिंग्स होती हैं, नोटिफिकेशन होती है और यहाँ पर के अप्रूवल होते हैं, और मंत्रालय का है अप्रूवल आता है, उसके बाद ही ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर जहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, जैसे हिंदुस्तान में भी है, तो पहले कभी मंत्रालय ने या मंत्री जी ने कहा कि यहाँ ऐसा करना चाहिए, उसको नजर रखते हुए तो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिस्पेक्टिव ब्यूरोक्रेट देख रहे हैं, वो मोटो डिसीजन लेते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, दोबारा काम ना करेंगे। वो कभी कभी होता है उस जैसे, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है,
तो वो कर भी सकते हैं, उनकी पावर होती है नहीं, बट कभी कभी इस टाइप के डिसीजन पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी लगाते हैं और एक आम आदमी को बहुत हानिकारक है। तो दोनों को मद्देनजर रखते हुए इमीडिएटली जो निर्मला सीतारमण जी ने किया है, मेरे विचार में सावधानी है कि उन्होंने देखा कि इमीडिएटली की जो है ये इम्पैक्ट होता है, वो इसको देखते हुए उन्होंने विड्रॉ किया। मेरे विचार में ये जो मूव किया गया, विड्रॉ किया गया, बहुत पहली बार हुआ है, बहुत ये ठीक किया गया है। अगर हम देखें पिछले 4 साल के अंदर 2016 से 8% करीब था 2016 में, इसमें 8.5% के आसपास है जो कम किया गया है। और इसको इस समय कम करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो सेविंग्स हैं और जो इन्फ्लेशन की वजह से मार पड़ रही है, जॉब मार पड़ रही है, तो जो स्मॉल सेविंग वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा मार पड़ती है। और उनका जो आगे का जो बजट है, तो इस तरीके से जो है करना ठीक नहीं है। और ये भी सजेस्ट किया है कि एक पर्टिकुलर निर्धारित समय करना चाहिए, एवरेजेस चाहिए, और ये रैंडमली जो किया जाता है कि एक बार कर दिया, हर साल कर दिया, ये देखते हुए क्योंकि रेट कट हुए हैं, क्योंकि बढ़ता नहीं दिखाई देता करने में, बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है। तो अभिषेक जी, असल में इस तरह के फैसले लिए कैसे जाते हैं, वो प्रोसेस क्या होता है, और इस प्रोसेस में कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल होते हैं, रिजर्व बैंक, डाक विभाग या दूसरे विभाग, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, इस तरह के फैसलों में बाकायदा कमेटी होती है जिसमें आरबीआई के लोग होते हैं, बैंक के लोग होते हैं, और पोस्ट ऑफिस के भी लोग होते हैं, प्लस कुछ और गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे अचानक से फैसले नहीं, और ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन होता है जब अप्रूव होता है तो प्रॉपर उस पर आप नोटशीट जिसको बोलते हैं, नोटशीट पर सबके साइन होते हैं। अगर आप हम ये नहीं कह रहे कि साहब ये अगर ओवरसाइट में, मैं 1 मिनट के लिए वित्त मंत्री जी की बात मान लेता हूँ, ओवरसाइटनेस में आ गया, आप उस अधिकारी को सस्पेंड कर दीजिए। भाई उसने बिना नोटशीट पर साइन के ऑर्डर निकाल दिया, आप अधिकारी को सस्पेंड कर दिए। अगर अधिकारी के पास नोटशीट थी और साइन थी, और फिर आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आकर ये बोल रहे हैं कि ओवरसाइटनेस से आ गया, तो आप इस्तीफा दीजिए। इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। अगर आप ओवरसाइटनेस से इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए। इसका मतलब आपका कंट्रोल ही नहीं है, किस तरह का डिपार्टमेंट चला रहे हैं। अभी कुछ समय पहले किसी ने सवाल पूछा था एक न्यूज़पेपर में, तो उसमें उन्होंने रिप्लाई में कहा कि मैं बैंक्स के मर्जर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बैंक्स को हैंडल नहीं कर सकती, आई एम नॉट एबल टू रन अ बैंक। तो वित्त मंत्री किस लिए बने? आप छोटी छोटी बातों पर देखिए, वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वैसे सारे मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दीज आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। अगर ये कोई ऐसी बात बोलते हैं उसके इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। आप सोच कर देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेइंग कि ओवरसाइट से ऑर्डर निकल गया, और ये ऑर्डर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ये बहुत लंबे समय तक विड्रॉल में नहीं रहेगा। 3-4 महीने या 6 महीने बाद ये वापस रेट कट होने हैं, रेट कट होने हैं और होंगे। देखिए, तकलीफ जरूर है, क्योंकि छोटे छोटे आदमी ने, मान लीजिए उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा लगाया है, या बहुत छोटे, इसमें जो स्मॉल सेविंग्स में है, ये स्मॉल सेविंग्स है ही इसीलिए, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के लिए ज्यादा लोग इसमें पैसा लगाते हैं। आपको और हमको शायद उतना ज्यादा फर्क ना पड़े, बट उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रेट कम का। प्लस अभी जो उन्होंने प्रपोज रेट दे रखी है, वो रेट आप देखिए इन्फ्लेशन से भी कम है। तो एक आदमी ने सेविंग के लिए पैसा डाला, कम से कम आप उसे इन्फ्लेशन प्लस करके तो कुछ दीजिए। आप इन्फ्लेशन से भी कम पैसा देंगे तो वाकई उसके लिए दिक्कत वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है ये रेस करता है क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ आवर फाइनेंस मिनिस्टर, वेदर शी इज एबल टू हैंडल सच अ क्रूशियल डिपार्टमेंट एट दिस लेवल और नॉट। उनका एज ए डिफेंस मिनिस्टर परफॉर्मेंस मार्वलस रहा, बहुत अच्छा काम करा, बट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनका परफॉर्मेंस में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं। शी इज रनिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री लाइक अ डिफेंस मिनिस्टर इज रनिंग। डिफेंस मिनिस्टर को बहुत कड़क होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, विद फाइनेंस मिनिस्टर को सॉफ्ट होना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। देयर आर 2 different roles, and she is, what I feel, she is not able to convert herself
इन रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो आप उनको एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनका फेलियर मानते हैं और एक बड़ा फेलियर। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। प्रोफेसर अमन, नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के आंकड़े कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस और बैंकों में अलग अलग बचत योजनाओं के राज्यों में जो कुल योगदान देखें तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के लोग इस तरह की योजनाओं में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव से लोग अगर इस फैसले के यूटर्न को देखकर जोड़ रहे हैं तो गलत क्या है? देखिए जी, पहली बात तो कहना कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग देखते हैं क्योंकि इलेक्शन है वहाँ पे, तो मेरे हिसाब में गलत रहेगा। पूरे हिंदुस्तान के लोग इस समय स्मॉल सेविंग स्कीम हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो पीएस हो, चाहे ईपीएस हो, सब में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग करते हैं वो गलत रहेगा। ज्यादा करते हैं। ये कहेंगे कि सिर्फ गरीबी पश्चिम बंगाल में है, ये भी गलत रहेगा। तो ये कहेंगे तो पिछली सरकार के ऊपर आएगा कि अब तक गरीबी इतनी क्यों रखी हुई है। ये मेरे विचार में गलत कहना है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में। हाँ जरूर इसको इलेक्शन की फर्क पड़ेगा और ये सरकार को भी दिखाएगा, तो एक मोड मिल जाएगा कि देखिए ये ईपीएफओ जो कम करना चाहता था, हमने जो है वापस उसको ठीक कर दिया है। जरूर ये पॉलिटिकल माइलेज सरकार लेना चाहेगी और अपने आप को सेविंग भी करना चाहेगी, बट ये कहना कि जो है ये एक सिर्फ की वजह से किया गया है क्योंकि ये एक सिर्फ वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल जिसे हम कहते हैं उसके लोगों के लिए में नहीं है ये रेट जो काटा है। बिकॉज देखें अगर आरबीआई ने काफी ज्यादा रेट करके पिछले 2-3 साल काफी कम इंटरेस्ट रेट में है, तो एक बैलेंसिंग होती है ट्रेजरी के अंदर, हम कहते हैं बैलेंसिंग की जाती है। सारे बैंक, सारे जो जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है उनकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैलेंसिंग करता है कितना हमें पे आउट करना है, कितना हमें लेना है, किस रेट पे ले रहे हैं हम उस पैसे को बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। जब पे आउट बहुत कम रेट के ऊपर हो रहा है और हम ले उसको बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो जो बेसिस रिस्क वहाँ पे हम ले रहे हैं काफी ज्यादा ले रहे हैं और जो बैलेंस है वो कहाँ से आएगा वो देखना जरूरी है किस मंत्रालय के लिए। तो इस वजह को देखते हुए जो कम का, जैसे मेरे कलीग ने भी कहा कि आगे हो सकता है ये कम किया जाए, हो सकता है कम किया। पिछले मैंने आपको बताया पिछले 3-4 सालों से हर साल कम किया जा रहा है और उसका इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। इस समय जो है ये विड्रॉल इस साल के अंदर पिछले साल के देखते हुए मेरे विचार में ठीक है और मंत्रालय को देखना चाहिए कि इसका भार इतना ज्यादा नहीं होता है कि जो वेस्ट कम किया जाए और जो वेस्टेजेस हो रहे हैं और जो चीजें होती हैं उस पर अगर कंट्रोल करें तो उसको एक स्मॉल सेविंग ग्रुप स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अभिषेक जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरें क्या कहती हैं और खासकर अमेरिका जैसे विकसित देशों में ब्याज दरों का क्या हाल है सर? लेटेस्ट अपडेट क्या है इनको लेके? सबसे पहले मैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी को मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो स्मॉल सेविंग में है वो वेस्ट बंगाल का है, ऑलमोस्ट 16%। उसके बाद तमिलनाडु, असम एंड केरला, ये 4 राज्य मिलकर 25-26% टोटल इन्वेस्टमेंट का देते हैं, सबसे हाईएस्ट है। तो वहाँ इलेक्शन है, तो क्यों इसको नहीं लिंक करा जाए, मेरी समझ में नहीं आता। तो डायरेक्टली लिंक हो रहा है बिना मतलब कनेक्ट बैंक की भी जरूरत नहीं, तो खुद ही कनेक्ट हो रहा। सेकेंड थिंग, इंटरनेशनल लेवल पर हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने रेट्स को। रीजन, दे आर डेवलप्ड कंट्री, वी आर डेवलपिंग कंट्री। अब आप देखिए जापान है, दे हैव अ नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंगापुर, दे ऑल्सो डोंट हैव अ पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। प्लस हमारे यहाँ आपको पैसा सिर्फ बैंक्स में लाना होता है डायरेक्टली, जिसमें क्या फंड इंडस्ट्री जो है उनकी, आप डायरेक्टली पैसा वहां भी भेज सकते हैं, आपको बैंक में पैसा रखने की जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ बैंक में पैसा आता है, उसके बाद म्यूचुअल फंड में या कहीं इन्वेस्ट करते। तो आप दोनों कंपेरेबल नहीं है, दे आर नॉट कंपेरिजन एज एप्पल टू एप्पल, इट कुड बी कंपेरिजन बिटवीन एप्पल टू ऑरेंजेस। वी शुड कंक्लूड आवर रेट विद आवर नियरेस्ट कंट्रीज। एंड अभी मार्च 2020 में ही 1.4% का 140 बेसिस पॉइंट की कटौती करी गई थी। अभी जो प्रपोज कटौती है वो 40 बेसिस पॉइंट से 110 बेसिस पॉइंट की कटौती है। तो अगर आप एक साल पहले ही ऑलमोस्ट 1.5% रेट कम कर चुके, तो फिर 1% और रेट कम करके 2.5% रेट कम कर दोगे, जिसमें कि बहुत लोगों के आप देखिए इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में बढ़ा है क्योंकि व्यापार बंद हो गए, आदमी ने खर्चे कम कर दिए, उसने पैसा इन्वेस्ट करा कि कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ पैसा बच जाए, मेरी इनकम कम हो गई, मैं ऐसे खर्चे भी कम करूं। इंडिया हैज ऑलवेज बीन लीडिंग बिकॉज यहाँ पर सेविंग रेट किसी जमाने में 30-40% तक होता था। आपकी मेरी एज में नहीं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर की एज में जरूर 30-40% तक लोग जोड़ लेते थे। इनकम कम थी, जोड़ते ज्यादा, परसेंटेज लेते। आज की डेट में इनकम ज्यादा है,
अमाउंट ज्यादा जोड़ते हैं लेकिन परसेंटेज कम है। तो ये एक फर्क है जो पिछले 30-40 साल में आया है। और आप इस तरह पूरे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ये जो चेंजेस है वो सब तक इम्पैक्ट कर देगी। HNI है, HNI को इम्पैक्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में, HNI डायरेक्ट बॉन्ड्स भी खरीद सकता है, लेकिन जो छोटा मिडिल क्लास आदमी है वो इन्हीं सेविंग्स पर डिपेंडेंट है। उसको बेटी की शादी करनी है, अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, या अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, या उसके लिए भी कोई व्यापार के लिए सोच रहा है, तो ये सारे जो पैसे हैं वो इन्हीं स्मॉल सेविंग से ही इकट्ठा करता है। रेट, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि रेट आगे चलकर इतने भी नहीं रहेंगे। आज से 5-10 साल बाद ये रेट 2-3% ही मैक्सिमम रह जाएंगे। हो सकता है सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट मिलना % हो जाए, धीरे धीरे इसमें कम होना है। लेकिन अचानक में 2 साल में, और वो भी तब जब कोरोना पेंडेमिक था, 2.5% आप रेट कम कर दें 1 साल के अंदर अंदर। और आपने मार्च 20 में तो 1.4% कम किया ही था। इतनी जल्दी क्या थी? कोरोना से लड़ रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं है, कितने लोगों की सैलरी कम हो गई, किराया थोड़ी कम हो गया। प्लस 1 साल में जो नए बच्चे आए हैं उनको उतनी जॉब्स भी नहीं मिली। सिर्फ और बहुत लोगों की जो सैलरी कम हुई ना वो ज्यादा तकलीफ दे है। प्लस पिछले साल इंक्रीमेंट मिलना था अप्रैल मई में, वो नहीं मिला। इस साल इंक्रीमेंट का पता नहीं, नौकरी बचेगी नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में 2-2 साल तक लोगों को इंक्रीमेंट नहीं मिला ऑलमोस्ट, और आप जो सेविंग है उस पर भी इंटरेस्ट रेट कम करते हो, तो बड़ा तकलीफ दे है ये। और आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ओवर साइटनेस हो गई। एक गवर्नमेंट ऑर्डर बिना प्रॉपर परमिशन के अगर निकल गया है तो उस ब्यूरोक्रेट को सस्पेंड कीजिए। वो किस लिए बैठा? इतने हाई लेवल का चेंज अगर आप कर रहे हैं तो कैसे? ठीक है, तो इस गलती की गुंजाइश कम से कम नजर नहीं आती। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, असल में क्या कोरोना वायरस की वजह से आयकर हो, GST हो, इन जगहों पे असल में नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई का ये जरिया था जो किसी भी वजह से टाल दिया गया हो, चाहे आप इसे चुनाव से जोड़कर देखना चाहे ना चाहे, लेकिन वजह कोई भी हो, लेकिन क्या इन नुकसानों की भरपाई के लिए ये तरीका अख्तियार किया गया? नहीं जी, ऐसा है कि पेंशन फंड रिफॉर्म्स की एक कमेटी बनी थी तकरीबन ऑलमोस्ट 15 साल पहले, 20 साल पहले, और क्या उसमें रिफॉर्म स्ट्रक्चर के अंदर उसको मार्केट लिंक हमने किया था। उसकी वजह से जो पेंशन फंड होते हैं, स्मॉल सेविंग के ऊपर रेट होते हैं, वो एक ये कहा जाए कि सिर्फ फिक्स रखे जाएंगे, वो छोड़ा गया था। और उसको ये डिसाइड किया गया था कि करके जब आगे के हैं उनको किया जाए। ठीक है जी, बट उसमें भी उन्होंने ये उस समय जो कांग्रेस की पार्टी पावर में थी, उन्होंने ये कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट किया जाए, जो भी आगे पेमेंट होनी है उस पर इम्पैक्ट किया जाए। तो जब वो कमेटी की अप्रूवल तो की गई थी, उसके हिसाब से फिर मार्केट लिंक जो है सिस्टम रखा गया था। और मार्केट लिंक के अंदर इसलिए रखा गया था कि उस समय यही देखा गया कि रेट जो है बहुत ज्यादा थे, तो मार्केट में रेट बहुत कम हो गए थे, और इस वजह से जो है जो डिफरेंशियल आ रहा था उसको देखते हुए सफाई करने की बात नहीं है, ये मैचिंग करने की बात है कि मेरी कहाँ पे इनकम हो रही है और कहाँ पे खर्चा कर रहा हूँ। जैसे हर एक इंसान करता है ऐसे सरकार को भी करना जरूरी होता है। ठीक है सर। पर ये देखना इस समय जरूरी है कि क्योंकि मार, जैसे मेरे कॉलीग ने भी कहा कि जैसे लोगों को मार पड़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की है, हिंदुस्तान की मार्केट की है, स्टॉक मार्केट की है, इन्फ्लेशन की है, पेट्रोल के दाम भी बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, जैसे इन्फ्लेशन की है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की दाम जो है इंडिविजुअल की भी काफी ज्यादा ऊंची हुई है। उन सबको देखते हुए इस समय एक कटौती करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसको स्टेबल रखना करीबन 6 महीने के लिए बहुत जरूरी है सरकार के लिए, ताकि एक आम आदमी को थोड़ी ठीक है, तो चौतरफा मार के बीच राहत की दिशा दिखानी होगी सरकार को। अभिषेक जी, आखिरी सवाल आपसे यही, क्या वो वक्त आ गया है जो अल्प बचत करने वालों को दूसरे विकल्प भी ढूंढने होंगे? बहुत संक्षेप में बताइएगा सर, मुझे वाइंड अप करना है शो। देखिए, इसमें क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर सकते हैं, 1000 रुपए तक भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो छोटा आदमी है वो उतना रिस्क नहीं ले सकता। अदरवाइज तो और अल्टरनेटिव जैसे डायरेक्ट बॉन्ड्स की परचेज है, NHI वगैरह बॉन्ड लेकर आते हैं, इनमें अच्छा रेट मिल जाता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये इतना लॉन्ग टर्म का पैसा है, रिस्की है, तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा। लेकिन यस, इट हैज टाइम टू मूव फॉर सम। जो लोअर मिडिल क्लास तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो तो डेफिनेटली ही शुड मूव। अपर मिडिल क्लास एंड HNI को अभी स्कीम्स में बचे। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ने की राह देखनी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी, बहुत शुक्रिया। तो छोटी बचत पे बड़ी राजनीति की कई आयाम आज हमने समझने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी निकल कर आई जिनके जरिए आगे की दिशा तय करने में आसानी होगी। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।
है।